हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था सीडीपी में नोट्स के लिए। तो ये है सीडेट का सीडीपी नोट्स आप लोगों के लिए। तो मैंने कोशिश किया है शॉर्ट नोट्स तैयार करने की, और ये है मेरे नोट्स का ही है, कॉपी का है, मैंने वीडियो बनाया है और ये आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टॉपिक है जिसमें लर्निंग यानी कि सीखना के बारे में है। परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका ये डेफिनेशन है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये आप लर्न करो इसको, लेकिन बस समझाने के लिए है। बिहेवियर व्यवहार, व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी अपने आप आ जाती है। जो बिहेवियर है इसको कहीं से सीखना नहीं पड़ता, ये क्या होता है अपने आप आ जाती है। और जो मूल प्रवृत्ति होती है इंस्टेंट, जैसे कि भूख लगना, रोना, लंगड़ा कर चलना, ये क्या है, यह अधिगम है, लर्निंग नहीं है, ये जन्मजात होती है, ये खुद ब खुद सीख जाते हैं, इसे सीखना नहीं पड़ता है। कुछ डेफिनेशन है जो कि जैसे कि कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, तो मैंने नोट्स में भी इसी तरह से लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। आप देखिए कि कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी तरफ से इनकी परिभाषा दी है। अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने कहा है कि आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम है। मैंने पूरा अच्छे से नहीं लिखा है कि अधिगम कहलाती है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार में उत्तेजन अनुकूल यानी कि अडेप्टेशन ही अधिगम है। ये किनके अनुसार है, तो स्किनर के अनुसार है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं स्किनर जी। इसके बाद आते हैं गेट्स अदर्स, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। फिर किंडलर के अनुसार, किंडल जिन्होंने लर्निंग वह प्रक्रिया है, लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार की संभाव्यता में स्थायी या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन सुदृढ़ अभ्यास रेनफोर्समेंट प्रैक्टिस के कारण होता है। यानी कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध होता है उसको लर्निंग कहते हैं। हम किसी चीज़ को सीखने के लिए एफर्ट लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ये डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं पूछता है पेपर में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है। इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको ये वाला लाइन दे दिया, सपोज कि आपको ये वाला लाइन दे दिया गया है और आपको बोला जाएगा कि ये किसने बोला है। जैसे कि ये वाला लाइन दे दिया और बोला जाएगा ये वाला स्किनर का, कि आपको पूछा जाएगा कि ये किसने बोला, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है। फिर ये 4 ऑप्शन रहेंगे, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो। तो हमें पता होगा पहले से कि किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है, तो किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है, तो हम इसका आंसर स्किनर टिक कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एक यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण एवं अधिगम मंत्र, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे फैमिली में मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें से सबसे पहला रोल निभाते हैं परिवार। कभी भी इससे क्वेश्चन पक्का एक में आती है, ये कंफर्म है। तो इसमें से आपको जब भी पूछे कि पहला कौन है, तो सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं फैमिली, सेकंड में आती है सोसाइटी, थर्ड में आती है विद्यालय, पुस्तकें, सहपाठी और शिक्षक। ये सारे स्टेप बाइज दिए हुए हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन ज़रूरी है, तो ये सारे हमारे लिए इन्वायरमेंट में ज़रूरी है। और मैंने कुछ टॉपिक्स को इस तरह से बताया है कि ये मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ था नोट्स। ये वाला जो नोट्स है ना, ये वाला नोट्स मैंने हैंड रिटन लिखा था अपनी लैंग्वेज में, तो इसको
मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? निरंतर प्रक्रिया या जीवन भर चलती है? कब तक चलती है? जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक चलती है, ये तो पूछा जाता है। मस्तिष्क पर आधारित होती है। मानसिक प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? मानसिक पर आधारित होती है। व्यक्तिगत प्रक्रिया, सबकी सीखने की दर शैली अलग होती है। किसी भी बच्चे में, चाहे 2 बच्चा हो चाहे 4 बच्चा हो, अगर एक ही घर में है, एक ही माँ बाप है, एक ही पेरेंट्स के हैं, फिर भी उनकी जो शैलियाँ होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, कभी भी सेम नहीं होती है अधिगम। उसके बाद आती है विजुअल लर्निंग, देखकर पढ़ना, सुनकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना। तो ये अधिगम शैलियाँ हैं। ये सारे क्या चीज़ हैं? अधिगम शैलियाँ हैं कि हमें पहले तो देखकर पढ़ना है, फिर सुनकर सीखना है, करके सीखना है, पढ़कर लिखकर, दोनों तरह से। तो इस तरह से हम देखकर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं और करके भी सीखते हैं और लिख के पढ़ के भी सीखते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल, जो कि यह रेखीय लीनियर नहीं होता। तो ये वाला जो लाइन है आप इसको देख सकते हैं कि मैंने इसको सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करके दिखाया है। आप इसको देखिए, एक सेकेंड, आप इसको देखिए, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड, मतलब इस तरह से मैंने, ये नेगेटिव वर्ड है, नहीं होता। ये क्या है? यह रेखीय यानी कि लीनियर नहीं होता। और ये क्या होता है? तो ये स्पाइरल होती है। कैसी होती है? स्पाइरल होती है। क्या स्पाइरल होती है? देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम। तो अधिगम क्या होती है? स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है। ये चीज़ आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है हमारा कि ये क्या होती है? स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है। स्पाइरल का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्पाइरल है। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है ये। तो ये इस तरह से नहीं होता है। कैसा होता है? तो ये होता है ऐसे 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 होता है, ये वाला होता है। इसी को स्पाइरल कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जटिल प्रक्रिया। यह आसान नहीं है बल्कि जटिल प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसको जो कि आसान नहीं है। गलतियाँ या भ्रांतियाँ, यह सहज समझ होती है। बच्चे स्कूल में कुछ भ्रांतियाँ लेकर आते हैं, यह लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हमारे को एक सबसे वीवीआई क्वेश्चन बनता है, वीवीआई क्वेश्चन, वहाँ पे लिखा रहता है कि बच्चे क्या खाली स्लेट आते हैं? बच्चे क्या खाली स्लेट है? तो नहीं, जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने मन में लेके आते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, चाहे वो कुछ कैसे भी सीख के आए, पर वो क्या बोलते हैं? सीख के आते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। लर्निंग जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, लर्निंग, इसे कहीं भी और किसी भी स्थान पर सीखा जा सकता है। लर्निंग को कहीं भी सीखा जा सकता है। उसके बाद है व्यापक आयाम, जो कि डोमिनियन होती है। लर्निंग क्या होती है? डोमिनियन होती है, जिसको हम दिमाग से सीखते हैं, इफेक्टिव भावना से सीखते हैं और खुद करके सीखते हैं। मेन चीज़ ये वाला है। अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि बच्चा खुद करके सीख रहा है तो वो ही आपका आंसर होता है। तो ये चीज़ सबसे आप ध्यान में रखिएगा। कहीं पर भी बच्चा करके सीखता हुआ दिखे तो आप समझिएगा कि वही आपका आंसर है। अगर खुद के करके सीखना या करके देखने वाला वर्ड आता है तो ये क्या हो जाती है? हमेशा यही रियल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित या ट्रांसफरेबल। ये क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होती है और ये ट्रांसफरेबल होता है। अगर कहीं पे भी बोला जाए कि बच्चा ट्रांसफ़र कर सकता है, कुछ भी चीज़, नया चीज़ सीख सकता है, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव वर्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रक्रिया बनाम उत्पाद, यानी कि जो प्रक्रिया है ये पॉजिटिव होते हैं और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो कि नेगेटिव वर्ड होती है। तो ये डायरेक्ट वर्ड है जो कि आपको क्वेश्चन में आंसर में दिखेंगे। आप इसको देख करके टिक कर सकते हो। ये वर्ड्स आप
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखते हैं ये वाले, तो अगर ये प्रोडक्ट दिखे तो नेगेटिव हो जाएंगे, और प्रोसेस जो दिखेंगे प्रक्रिया यानी कि लर्निंग एक प्रक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या उत्पाद है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्ड अगर आपको यहाँ पे एक लाइन में डायरेक्ट में क्वेश्चन में वहाँ पे मिल जाती है। वृद्धि एवं विकास, इसके बीच में हमें क्या करना है, वृद्धि और विकास को आपस में कंपेयर करना है कि वृद्धि विकास से कितना डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है एक, जिससे आपको समझने में इजी होगी कि अर्थ इसका क्या है। ये जो ग्रोथ है ये शारीरिक होती है, जो ग्रोथ है ये क्या होती है, शारीरिक होती है। हमें वेट के थ्रू, हाइट के थ्रू पता चलता है। ग्रोथ यानी कि हमें क्वांटिटी पता चलेगा, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होती है, मापा जा सकता है, और ये क्वांटिटिव होती है। ये मापा जा सकता है, ये क्वांटिटिव होती है। और जो विकास होता है ये जीवन भर चलता है, तो हमारा तो एक टाइम में आके हाइट और वेट बढ़ना कम हो जाता है, लेकिन ये जो विकास है ये क्या होता है, संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है। पूरी तरह से इसे मापा नहीं जा सकता। इसे मापने के लिए IQ लेवल टेस्ट किया जाता है, तो ही हम विकास को चेक करते हैं कि हमारी कितने विकास हुई है, कितना डेवलप हुआ है। तो इस चीज़ को पूरी तरह से मापा नहीं जा सकता। ये क्या होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। यहाँ पे मात्रात्मक भी लिख लीजिएगा, मात्रात्मक, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। ये गुणात्मक प्लस मात्रात्मक कौन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों होती है, लेकिन जो ग्रोथ होता है सिर्फ मात्रात्मक होती है। नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कैसी होती है, मस्तिष्कोन्मुखी, जिसको सेफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडोकॉल। विकास के सिद्धांत में सेफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडोकॉल जो कि समीपस्थ ध्रुवाभिमुखी आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आप PYQ उठा के देख लेना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन है, VVI है। इन दोनों में से एक न एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विकास जो मस्तिष्कोन्मुखी है ये कहाँ से होता है, तो विकास सिर से पैर तक होती है। और समीपस्थ ध्रुवाभिमुखी जो कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए बच्चा है, जो कि बच्चा है, अब ये जो लिखा हुआ है केंद्र से बाहर की ओर, तो केंद्र मतलब यहाँ अंदर से बाहर की ओर। पहले बच्चा पलटना सीखता है, फिर उसके बाद मुट्ठी बनाना सीखता है, हाथों से, पूरे हाथ से कुछ भी खिलौने को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद ये फिंगर से पकड़ना सीखता है। तो इसको बोलते हैं समीपस्थ ध्रुवाभिमुखी, ये वाला चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा ये सिर से पैर की ओर। तो हम जब बच्चा गर्भ में होता है तो पहले सिर बनना स्टार्ट होता है, फिर धड़ बनना स्टार्ट होता है, फिर पैर बनना स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं सिर से पैर तक। तो ये आपको ये वाला जो वर्ड है ना, ये डायरेक्टली आपको नाम रखना है। सेफोलोकॉर्डल यानी कि सिर से पैर तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, एकदम VVI लगा लेना है इसमें। नेक्स्ट है निरंतर, जो विकास लगातार चलता रहता है। विकास कैसा है, ये भी एक आपका पॉइंट है जो कि एक क्वेश्चन लेके जाएगा। ये निरंतरता, विकास कैसा है, तो निरंतरता चलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्नता। सभी बच्चे एक जैसी दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन गति अलग होती है। अभी मान लीजिए कि एक ही बच्चा है तो वो तो बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि घटेगा या फिर उसकी एज कम होगी। सभी के बच्चे एक जैसे चलते हैं, लेकिन जो सबका जो बढ़ने का जो दर होता है, रेट जो होता है वो अलग होता है। कोई बच्चा दोनों एक साथ पैदा हुआ है, लेकिन जन्म एक साथ हुई है, पर कोई बच्चा 2 साल की एज में ज़्यादा हाइट बढ़ जाता है, किसी का हाइट थोड़ा सा कम होता है, कोई ज़्यादा मोटा होता है तो कोई थोड़ा सा मोटा होता है, इस तरह से होता है। तो ये जो बच्चे की जो रेट होती है ना बढ़ने की घटने की, ये थोड़ा सा अलग अलग होती है। एक ही पेरेंट्स के भी बच्चे होते हैं तो अलग होते हैं। अंतर संबंध, विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। विकास के जो जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख मनोवैज्ञानिक एवं सिद्धांत। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो मैंने इसके अगर क्लास लेने जाओ तो 1-1 घंटे की क्लास एक वैज्ञानिक पे बनेंगे। तो मैंने जितना नोट्स में लिखा था, शॉर्ट्स नोट्स मैंने बताया आपको कि शॉर्ट्स में मैंने
पढ़ाने की कोशिश की है। तो ये शॉर्ट्स नोट्स है। तो इसमें देखिए मैंने जीन पियाजे के लिए लेके आई, ये जीन पियाजे जी हैं जिनका काम है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताना। तो आपको जीन पियाजे जैसे ही दिमाग में आए तो आप याद रखिएगा क्या, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे यानी कि क्या, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। कितने स्टेजेस हैं, तो 4 स्टेजेस हैं। कितने स्टेजेस हैं, 4। कितने स्टेजेस है, 4। कितने स्टेजेस है, 4। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, जीन पियाजे ने। एक क्वेश्चन ऐसे है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, जीन पियाजे ने। कितने स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं। हो गए। अब उसमें से कौन कौन से स्टेजेस है, 4 में से है एक सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर में जो बच्चा 0 से लेकर 2 साल तक के होते हैं, ये वस्तु स्थायित्व होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है और यहाँ पे बच्चा है लेटा हुआ है, अगर यहाँ पे बच्चा लेटा हुआ है तो ये कोशिश करेगा कि हमें हाथ पैर मारते हुए कैसे भी करके उसको बॉल तक पहुँचना है। तो ये होता है गोल। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल, यानी कि प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल तक के बच्चे आते हैं जो कि अहम केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, कल्पना करते हैं। जो ये बच्चे होते हैं वो कल्पना में जीते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष तक के होते हैं। संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन करते हैं, क्रमबद्धता और उत्क्रमशीलता यानी कि रिवर्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। ये जो रिवर्सिबिलिटी वाली जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि इस वाले में बच्चा को पता नहीं है कि जो सीधा गिनती है 1 2 3, इसको हम 3 2 1 लिख सकते हैं। किस वाले में, इस वाले में। इस वाले में इसको नहीं पता है कि हमें उल्टा गिनती होती भी है, उल्टी गिनती कुछ होती है। लेकिन जब ये बच्चा इस वाले एज में आता है 7 से 11 तक में, तब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ उल्टा गिनती होता है। अगर हम बात करें कि उल्टा कुछ भी चीज़ ऑपोजिट करने के लिए, तो ये इस चीज़ में इस एज में आकर के बच्चे को आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी की, क्रमबद्धता की, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये सारे डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको दिखते हैं डायरेक्टली। आप इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान देना, हिंदी में कहीं कहीं कुछ और लिखा होता है, तो आप इंग्लिश वाला देखोगे तो ये सेम ही होता है, कहीं भी अलग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है चौथा में, औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल में बच्चे 11 से ज़्यादा एज की हो जाता है, जिसमें उसको अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तर्क करना आ जाता है। बच्चा इस समय अपनी बातें, अपनी इच्छा अपने दिमाग से वो कर सकता है। इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, तर्क करना बोलते हैं। तो आपको पूछा जाता है कि जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास है उसमें जो मूर्त संज्ञानात्मक है, कॉन्क्रीट ऑप्शनल है, उसमें बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि बच्चा इस एज में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। सेम आपको इसमें दे दिया जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक, और उसमें बता देगा अहम केंद्रित, कल्पना करना, और ये सब भी डाल देगा। तो आपको टिक करना है जो बच्चा कर सकता है। क्या हुआ? यहाँ पे बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, जो कि बच्चा सक्रिय अधिगमकर्ता कहलाता है। बच्चा खुद से करके सीखता है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्टिव लर्नर कहते हैं। अनुकूलन और समायोजन, समावेशी और समायोजन दोनों मिलके क्या कहता है, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कहाँ से आती है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कुछ नई चीज़ को जोड़ना। एसिमिलेशन मतलब उसी कोई पुराना चीज़ है, समझ लो कि बच्चे ने घोड़ा को पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हॉर्स पढ़ा है, और हॉर्स को देखा है। लेकिन जब वो ऊँट को देखता है, कैमल देखता है, तो उसको पता लगता है कि एक ऊंची पीठ वाली घोड़ा है। तो ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। ये हो जाता है एसिमिलेशन। पर जब वो समझ जाता है कि नहीं ये घोड़ा नहीं ऊंट है, तो इसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है लेई वाइगोत्स्की, जिसके अनुसार में 3 चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ में से हम पहले 1 MKO
जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एम के ओ के लिए, जो कि मोर नॉलेजेबल अदर है, जो आपसे ज़्यादा जानता है वही सिखाता है। अगर आप मान लो कि ये आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, मान लो आप मैथ सॉल्व कर रहे हो इस लेवल पे, और आप एक और सॉल्व कर, मान लो आपको मैथ आ रहा है इतना, और एक कोई है जो कि जिसको मैथ आता है इससे ज़्यादा, और एक कोई है जो कि इतना, ये है। अभी इसमें आपको बताऊं कि ये है जितना आप काम कर सकते हो, इस वाले एरिया में आप काम कर सकते हो, ये इतना है, इतना आप काम कर सकते हो। और ये वाला चीज़ है जो कि आपको हार्ड लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें आपको हार्ड लग रहा है। और ये वाला जो लोग एरिया है जो कि बहुत हार्ड है, जो कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक जो सीढ़ी पार करोगे, ये जो बीच का जो सीढ़ी है, ये वाला सीढ़ी कहलाता है ZPD। ये वाला सीढ़ी क्या कहलाएगा? ZPD। तो कौन सा सीढ़ी कहलाता है ZPD? ये बीच वाला जो सीढ़ी है वो ZPD कहलाता है। और जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो क्या करते हैं? आपको हेल्प करते हैं। ZPD ये वाले एरिया में आएगी, ये आएगा, आपको आता है, ये जो है ये आएगा ZPD, और ये वाला जो है ये मोर नॉलेजेबल अदर है, MOK, यहाँ पे आता है MOK। तो ये स्कैफोल्डिंग कौन है? पहाड़ या ढांचा, जो सीढ़ी बनाते हैं ना हम, वो उसी को बोलते हैं पहाड़ या ढांचा, जो कि हमारे को बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। लॉरेंस कोहलबर्ग किसकी बात करते हैं? तो नैतिक विकास। हमेशा याद रखना है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार कितने स्टेजेस है? तो 3 है। पहला प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में है डर, इनाम, सजा के आधार पर काम करना, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो डर के हिसाब से, इनाम के, सजा के आधार पर काम करते हैं, उन्हें बोल दिया जाए कि हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, हम तुम्हें पनिशमेंट करेंगे, तो वो काम करते हैं, अगर डर जाए तो और खुश हो जाए तो। और कन्वेंशनल में होता है कि समाज के नियमों और रीति रिवाजों को मानते हैं, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की, इसी में आता है गुड बॉय बनना है, मुझे गुड गर्ल बनना है, मुझे मम्मी ने जो बोला मुझे वो करना है, ये किस में आती है? कन्वेंशनल में आती है। और जो ये पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें खुद की नैतिकता और मूल्यों पर चलता है। बच्चों को खुद अपने दिमाग, उनको लगता है कि नहीं मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूँगा, तो ये चीज़ ये इस चीज़ में आती है। तो हमें बस इतना, मैंने इसलिए लिखा है, ये डायरेक्ट पॉइंट लिखा होता है। पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा क्या करता है? नेक्स्ट बात करते हैं जेरोम ब्रूनर की। जेरोम ब्रूनर ने कहा है कि बच्चे क्या होते हैं? क्रिया करके सीखते हैं, काम क्रिया करके सीखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब होता है काम करके सीखना। जेरोम ब्रूनर के हिसाब से बच्चे क्या करते हैं? खुद करके सीखते हैं। आइकॉनिक में क्या होगा? चित्र या दृश्य देखकर सीखना। सिंबॉलिक, भाषा, संकेत एवं प्रतीक को से सीखना, यानी कि कोई भी सिंबल हो गया, ड्राइंग हो गए, कुछ भी सिंबल, जैसे कि हमें रोड पे मिलता है कि जिस तरह से कि एरो बना दिया जाता है और इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता है, तो हमें पता होता है कि वहाँ पे ये सिंबल के थ्रू बच्चे सीखते हैं। थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार सीखने के नियम, जो थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है उसके अनुसार होता है तत्परता का नियम, तैयार होने पर सीखना आसान होता है। और दूसरा है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। 3 है, आप इसको इंग्लिश में लर्न कर लोगे, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। पुरस्कार, परिणाम मिलने पर सीखने की गति बढ़ती है, किसमें? इफेक्ट में। फिर जो बार बार दोहराना, अभ्यास करना, ये किस में आएगा? एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास करने से। दूसरा तैयार होने पर
सीखना आसान हो जाता है, यानी कि रेडीनेस, हम जब रेडी होते हैं, कुछ भी चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम जल्दी आसानी से सीख पाते हैं। और जब एक्सरसाइज यानी कि बार बार हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे भी हम आसानी से सीखते हैं। और दूसरा जो पुरस्कार, जब हम किसी को बोल देते हैं कि हमें ये चीज़ मिलने वाला है, अगर हम ये पास कर जाएं तो हमें साइकिल मिलने वाला है, हम पेपर पास कर जाएं तो हमें कुछ मिलने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना जी जान लगा के पढ़ने लगते हैं। तो ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत पे बात करते हैं, और इसमें है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होती है, अच्छा मिलने पर व्यवहार बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। रिइंफोर्समेंट वही होता है कि हम किसी को बोलें कि आप अगर अच्छा करोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो मैं कुछ आपको पुरस्कार दूंगा। बट ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे व्यवहारवाद इसी चीज़ का बात करते हैं। बीएफ स्किनर एक व्यवहारवाद है, और ये बीएफ स्किनर हम इंग्लिश के सीडीपी में भी और हिंदी के सीडीपी में भी पढ़ते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है बुरी स्थिति हटाने पर व्यवहार बढ़ता है। पनिशमेंट व्यवहार को कम करता है। पनिशमेंट क्या करता है, व्यवहार को कम करता है, कि बच्चे को डर रहता है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो वो थोड़ा सा काम कम करता है। बीएफ स्किनर कैसे वैज्ञानिक है, तो ये बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी है। यही एक बड़ी क्वेश्चन बनती है यहाँ पे कि बीएफ स्किनर कैसे वैज्ञानिक है, तो बीएफ स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि, प्रेरणा एवं समावेशी शिक्षा। बुद्धि पे इतने क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। ये फॉर्मूला है एक जिसको बिनेट ने दिया है, IQ इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय करंट एज मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या है, ये है IQ टेस्ट करने की फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट ये देखिए, आप गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। तो इसके लिए एक अलग से क्लास बन जाएगा अगर मैं एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊँ तो ये तो मैंने शॉर्ट में नोट लाई हूँ, रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन है। मैं इसके लिए अलग अलग टॉपिक एक एक प्रॉपर मैं पक्का बनाऊंगी। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि 2 प्रकार के बांटा गया है, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि में। यहाँ से एक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक यही पूछा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसको अगली क्लास में पक्का अच्छे से डिफाइन करके मैं बता दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में भी दिख जाएंगे, सीडीपी में भी दिख जाएंगे, मैथ्स में भी दिख जाएंगे, मतलब हर एक सेक्शन में आपको एक एक क्वेश्चन तो ADHD वाले क्वेश्चन तो पक्का मेरे साथ भी आया था। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, लैक ऑफ अटेंशन होती है, कि ADHD में क्या होता है कि बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और ऑटिज्म वाले बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक बातचीत और संप्रेषण में कठिनाई आती है, कि लोकल जैसे आप बात कर रहे हो और बात करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो हिचकिचाते हैं, और अगर स्टेज पर खड़े होने बोलो या फिर सामने में भी टीचर से बात करने बोलो तो उनको थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी बात करने में दिक्कत आती है, बार बार रिपीट करते हैं, जैसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो हकलाते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे कहते हैं। अब डिसलेक्सिया से हमें इजीली समझ में आ रहा है, लेक्सिया इसको आप आई से कनेक्ट कर रहे हो, आई का स्पेलिंग होता है ना EYE, डिसलेक्सिया आई। तो ये आई मतलब आई से हम देखेंगे तब तो पढ़ेंगे, ये ट्रिक है मेरी तरफ से, मैंने ऐसे समझा था तो आपको भी मैं समझा रही हूँ। तो डिसलेक्सिया मतलब देखना मतलब देखेंगे तो पढ़ेंगे, तो ये पढ़ने में समस्या उत्पन्न करती है। आप इसको समझ लो, यानी कि अच्छे से याद भी कर लो, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन एक आना ही आना है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब हम जब भी 10th क्लास में जब स्कूल एज में थे तो आपको पता होगा ग्राफ में हम काम करते थे, तो ग्राफ जो होता है वो हम रिटर्न काम करते हैं। ग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब हम रिटर्न काम करेंगे, तो रिटर्न काम होगा, तो ये ग्राफिया जैसे ही आ गया तो ग्राफिया वर्ड से आप समझ जाइएगा कि ये लिखने संबंधी समस्या आती है। डिसग्राफिया है तो बच्चे को लिखने में दिक्कत आएगी, डिसलेक्सिया है तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी। कैलकुलिया, अब कैलकुलिया है तो जो कैलकुलेशन है वो मैथ्स में ही आती है,
कैलकुलेशन किस में आएगी, मैथ्स में आएगी। तो कैलकुलिया में बच्चे को किस में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। आप ये 5 कर लो, आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छांटा हुआ है, मतलब बोलो तो आप, मैंने एक शॉर्ट नोट्स में जो इम्पोर्टेंट रखा था मैंने वही लेके आई हूँ आपके लिए, आप इतना कर लो। नेक्स्ट आता है कक्षा प्रबंधन एवं मूल्यांकन। ये जो मूल्यांकन वाला क्वेश्चन है ये हर एक में एक ना एक आता ही है और कंपलसरी है। मैं इसके लिए एक अलग से लॉन्ग वीडियो बना दूंगी जिसमें तो फिर मत पूछो आप कितने क्वेश्चन आती है। तो आप देखो इसमें लिखा हुआ है शिक्षक की भूमिका, फैसिलिटेटर के काम करता है। शिक्षक क्या करता है, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता या मार्गदर्शक है। शिक्षक का क्या काम है, फैसिलिटेटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आप, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि नियमित टेस्ट प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट और डायग्नोमेटिक असेसमेंट, रिमेडियल टीचिंग, ये 4 तरह के हैं। इन चारों से क्वेश्चन में किसी में एक से आएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, जैसे नियमित टेस्ट लेना, तुरंत में रिप्लाई करना, जैसे हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, वीकली बच्चों का टेस्ट लेते हैं, प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे गलती किया है, तुमने यहाँ पे किया, तो ये फॉर्मेटिव में आएगा जिसमें हम सुधार करने के लिए तुरंत फीडबैक देते हैं। सबमिटिव आता है जो फाइनल एग्जाम आता है, 1 साल में होगा, सत्र के अंत में होगा। अगर 2 साल का है तो 2 साल के बाद आएगा, 3 साल का है तो 3 साल के बाद आएगा। तो ये क्या होता है, फाइनल एग्जाम के टाइम में ये सबमिट होता है। ये कब होगा, फाइनल एग्जाम में होगा। सबमिटिव कब होगा, फाइनल एग्जाम में। फॉर्मेटिव जो क्लास में टेस्ट होता है और उसमें हम जो सुधार करते हैं वो फॉर्मेटिव है। बोले एक क्वेश्चन आया था जो कि एकदम वीवीआई है, वीवीआई समझ लेना आप। उसमें लिखा हुआ था कि तुरंत फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक किस वाले असिस्टेंट में दिया जाता है। तो इस इंस्टेंट जो फीडबैक दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, तो फॉर्मेटिव असिस्टेंट में दिया जाता है। क्योंकि हम तुरंत टेस्ट लेते हैं और तुरंत बच्चे को बताते हैं कि आपने यहाँ पे गलती किया है, आपको यहाँ पे सुधार करना है, आपको यहाँ पे सही करना है। तो ये वाले किस में आती है, फॉर्मेटिव असिस्टेंट में। डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, उसमें कमजोरी और कठिनाई का पता लगाया जाता है कि बच्चा कहाँ पे कमजोर है, किस पोर्शन में उनकी कमजोरी आ रही है, कि उसको लिखने में कठिनाई आ रही है, पढ़ने में कठिनाई आ रही है, या फिर उनको सुनने में कठिनाई आ रही है, या फिर देखने में। तो इस चीज़ का पता लगाया जाता है किसमें, डायग्नोस्टिक में। और रेमेडियल में कमजोरी को सुधारना या दूर करने की उपाय किया जाता है। रेमेडियल में तो रेमेडी, जैसे हम उसको किस तरह से सुधार सकते हैं, क्या रेमेडी अपना सकते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं, ये भी जाता है रेमेडियल टीचिंग में। कुछ गोल्डन रूल्स है जो कि मैंने अपने कॉपी में लिखा था, वो डायरेक्टली इसमें आ गया है। बच्चा कैसा है, आपको बच्चा को भगवान मान के चलना है। बच्चा क्या है, भगवान है, बच्चे से कभी गलती नहीं हो सकता। गलती किसकी होगी, आपकी होगी। तो आपका एग्जाम इजीली निकलेगा। आप कभी भी बच्चा को गलत मत समझाना, मतलब समझना। आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन में समझो कि बच्चे भगवान है। अब आपको वहाँ पे टिक करना है कि जो बच्चे को लेकर के पॉजिटिव है, बच्चे को लेकर पॉजिटिव है तो वो आंसर आपका 110% सही है। अगर बच्चे को नेगेटिव बताया जा रहा है वहाँ पे कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा गलत है, बच्चा नहीं सीख पाया, बच्चे की गलती थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, भगवान है। बच्चा क्या है, बच्चा एक्टिव लर्नर है। बच्चा हमेशा एक्टिव लर्नर है, बच्चा करके सीखेगा, सही है। सीखना सामाजिक व अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ये अनुभव आधारित प्रक्रिया। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर है। टीचर हमेशा एक फैसिलिटेटर है। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, सभी बच्चे के सीखने की गति अलग होती है। बच्चा अगर बोला जाए कि कमजोर है तो बच्चा, कोई भी बच्चा क्या है, कमजोर नहीं होता है। आज के वीडियो में इतना ही, इतना जो है मैंने सारा पूरा वीडियो का निचोड़ दिया है मेरे नोट्स का। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जैसे कि जो मेन टॉपिक है, 2-3 टॉपिक हैं। एक मूल्यांकन वाला, इसकी लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगी, और एक इसका लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप इतना कर लोगे तो बहुत है, इनफ है, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना जीन प्याजे, इनसे आता है क्वेश्चन भर भर के। इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत आएगी, मुझे भी आती थी। जीन प्याजे, लेई वाइगुड्स की, तो इनके बीच में जो कंपेयर करने का जो काम है ना, कंपेयर करना, मैं ये करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये लॉरेंस कोहलबर्ग, आपको एक एक पेज में, सिर्फ एक पेज में, पूरा एक पेज में इनका टॉपिक बनाना है, एक पेज में इनका टॉपिक बनाना है,
तिनका इनका सामाजिक सांस्कृतिक किसका है, लेई वाइगोत्स्की का है। सामाजिक सांस्कृतिक किसका है, लेई वाइगोत्स्की का है। इस तरह से आपको दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट ये वाला तीन ही है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 3 है। अब यही इन तीनों को एक इतने अच्छे से क्लियर करके मैं आपको समझा दूंगी, आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ आपकी मर्जी, मैं नहीं बोलूँगी लाइक करो, सबके कमेंट करो या फिर शेयर करो, बट आपको अगर अच्छा लगता है तो आप और आगे नेक्स्ट मेरा वीडियो देख सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, और उसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत मुश्किल से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसे सारी बहनें फ्री में नोट्स ले करके पढ़ाई करें और कहीं पे भी आपका 1 रुपया भी खर्चा ना हो। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।